हेलो एवरीवन, मैं ARJ। आप देख रहे हैं फ्लैश न्यूज। आज महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के बॉयज हॉस्टल कैंपस में जो नसरभंजी भक्तिल हॉल है, उसमें एक ग्रुप है जिसका नाम स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ बिहार। वह ग्रुप मिलकर प्रत्येक साल नेशनल यूथ डे मनाते हैं 12 जनवरी को। जैसे कि आज 12 जनवरी है, आज नेशनल यूथ डे है। नेशनल यूथ डे के दिन प्रत्येक साल के जैसे आज भी वह फंक्शन मना रहे हैं। इस फंक्शन के चीफ गेस्ट डॉक्टर विजय मिश्रा, जो गुजरात यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और ये एबीपी के प्रेसिडेंट हैं, और अक्षय रबारी, जो एबीपी के संयोजक हैं, वह चीफ गेस्ट में आ रहे हैं। मुझे ये अवसर मिला कि मैं आपके बीच आऊं और अपनी दो बातें रखूं और आप सबके सामने अपने विचार प्रकट कर सकूं। सबसे पहले मेरा नमस्कार आप सभी को। मैं मोहित कुमार आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं अपनी कुछ बातें रखूं। आदरणीय प्रधानाचार्य, शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, आज हम सब यहाँ एक महान व्यक्तित्व और विवेकानंद जी की 162वीं जयंती को मनाने के लिए साथ में एकत्रित हुए हैं। यदि यह दिन हम उनके जीवन और उनके अद्भुत विचारों को याद करने का एक विशेष मौका मानते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ। उनका बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्ता था। वो बचपन से ही बहुत जिज्ञासु और बुद्धिमान व्यक्ति थे। उन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से प्रेरणा प्राप्त की और अपने जीवन को मानवता की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म महासभा में अपने ऐतिहासिक भाषण से पूरे विश्व का आकर्षण प्राप्त किया। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत में मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों कहकर, जिससे वहां बैठे सभी लोग उनकी ओर आकर्षित हुए और उनके विचार मानवता, भाईचारे और संस्कृति एकता के प्रति समर्पित हुए। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य तुम अपना प्राप्त न करो। उनका यह संदेश आज भी युवाओं के लिए मार्गदर्शक है। उन्होंने हमें आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और देशभक्ति पर प्रेरित किया। हम सबको स्वामी विवेकानंद के विचारों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करनी चाहिए। उनकी शिक्षा हमें यह सिखाती है कि हम मेहनत और समर्पण से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकते हैं और किसी भी जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। अंत में मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा कि आइए हम उनके विचारों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और उनके विचारों को लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच को बुलाना चाहूंगा, आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे प्यारे सत्य नारायण भैया को। आप लोग एक बार जोरदार ताली। आप लोग भी पहले से जानते ही हैं कि सोशल मीडिया का जमाना है। आज नेशनल यूथ के सारे लोग यूथ बैठे हैं, ये हम लोग के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। सब लोग यूथ हैं और इवन पूरा कैंपस यूथ है। लेकिन रियल मायने में यूथ है कौन? मतलब कि 20 से 30 तक दिखना वो यूथ है? क्या यूथ है? हमारे अंदर ज्यादा एनर्जी हो या फिर फतेहगंज में लड़ाई करें, फैकल्टी में मार करें, वो यूथ है? क्या यूथ है? आपका क्या विजन है यूथ? इतने देर आपने सुना स्वामी विवेकानंद के बारे में, क्या विजन है आपका यूथ के बारे में? क्या मानते हैं कि यूथ को कैसा होना चाहिए? जिसकी क्लियरिटी हो, मींस उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति जो हो वो संयम की तरफ हो। ठीक है, और कोई भाई? शक्ति से परिपूर्ण हो यूथ और एक दिशा की तरफ चले, ऐसे भटके नहीं अपने जीवन। विजन क्लियर हो और उसके थ्रू चले। और कोई भाई? यंग जनरेशन बाय एज और लाइक विजन। एज तो सारे लोग यंग ही हैं, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि टीनेजर है, सारे लोग यंग हैं। कोई टीनेजर भी है तो बेसिकली देखो, यूथ का सच मायने में ये है कि जिसके अंदर एक नई ऊर्जा हो, जो अपने तो एक नई दिशा में खुद को लेके जाए, साथ ही साथ उससे समाज कितना प्रभावित होता है। आप इतने दूर से पढ़ने आए हैं, हो सकता है कोई बड़ोदरा से होगा, लेकिन मोस्टली जो लोग इतने दूर से पढ़ने आए हैं, कुछ ना कुछ रीजन है। ठीक है, कुछ का पर्सनल हो सकता है कि मुझे कुछ अच्छा करना है। जब व्यक्ति अपने व्यक्तिवाद से ऊपर उठता है, मीन्स पर्सनलिज्म से आप उठ जाइए। ठीक है, जब आप सोशल वर्क में आते हैं, ऐसा नहीं है कि सोसाइटी के लिए बहुत सारे सोसाइटी के अंग हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब एक यूथ का विजन क्लियर हो, एक नई ऊर्जा रखती हो, यूथ या नेता हो, ठीक है,
और एक सही डायरेक्शन में जाए। बहुत सारे ऐसे भी डायरेक्शंस हैं जिसमें नहीं जाना चाहिए, वो आप लोग को पता होता है। लेकिन जब हम ऐसे महान हस्तियों के बारे में पढ़ते हैं, इनको जानते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं एक विजन मिलता है कि इन्होंने अपने समाज के लिए क्या किया, तो हमें भी वैसा ही विजन लेके चला। आज उनकी 162वीं जयंती है, तो ये जयंती कब सफल हुई? हम आए, पुष्प अर्पित किए, दीप जलाए, दीप मंत्र पढ़े, ओम ब्रह्मार्पणम, जो भी चीजें हैं, ठीक है, दीप ऐसा पढ़ते होगा, या फिर हम उनका जो विजन था उसको अपने लाइफ में अपनाएंगे, या फिर हम कोई एक और नया विजन लेके चलेंगे, तभी होगा ना। आपको एक सही मायने में मनुष्य का मतलब क्या है, युवा का मतलब क्या है, वो समझना होगा। तो उसके लिए आप विवेकानंद की जीवनी पढ़ सकते हैं, उनके बारे में पढ़िए, उनका क्या विजन था। एक सामान्य घर में ये बच्चे का जन्म हुआ था 162 साल पहले, और इसने पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व में सनातन को छोड़ के एक विश्व मानवता के स्तर पे काम किया, तब जाके आज इन्हें लोग पूछते हैं। अभी तो भारत में ही नहीं मनाया जा रहा, भारत सरकार ने तो 1984-1985 में नेशनल यूथ डे का वो दिया, लेकिन इनकी जो जयंती है ये भारत के बाहर भी मनाई जाती है। तो कुछ ना कुछ तो इनका विजन रहा होगा, देश को लेकर रहा होगा, समाज को लेकर रहा होगा, व्यक्ति को लेकर रहा होगा। तो आपको भी वैसे ही अपने विजन को लेकर चलना, ठीक है, सो दैट जो सोशल मीडिया पे ज्यादा है, सोशल मीडिया पे भी काम कर सकते हैं, वहाँ से भी लोगों को इंस्पिरेशन मिलता है। यूथ का सबसे बड़ा पतन जो होने वाला है, हाँ, सोशल मीडिया, उसको आप सही वे में ले सकते हैं। सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, 30 सेकंड में अच्छी अच्छी चीजें भी दिखाई जाती है, और दूसरे साइड वो भी चीजें, ठीक है। तो एक सामान्य परिवार में कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। फिर जब वो गुरु से मिले, अपने परमहंस महाराज जी से मिले, तो एक ऐसा माना जाता है कि इनको एक दैविक शक्ति प्राप्त थी, ठीक है। और हमारे विजय भैया क्योंकि एबीवीपी के वडोदरा के अध्यक्ष हैं, साथ ही अक्षय भाई उपस्थित है, वो भी एबीवीपी से हैं, और भी काफी सारे लोग एबीवीपी से आए। बाकी सारे लोग जितने भी इस हॉल में बैठे हैं, आई थिंक सब लोग यूथ हैं, और हम लोग आज 162वीं विवेकानंद की जयंती मनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो 162 साल पहले भारत के पावन धरती कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। फिर एक सामान्य परिवार में जब ये बच्चे का जन्म हुआ होगा तो ये साधारण बच्चा होगा, लेकिन उस बच्चे से व्यक्ति बना, और फिर उस व्यक्ति से एक व्यक्तित्व बना, तभी हम लोग आज इनकी चर्चा कर रहे हैं। तो वो व्यक्तित्व कैसे बना? स्वामी विवेकानंद का विजन था कि हम वैसे लोग को युवा मानते हैं जो लोग 20 से 25 साल 30 साल ऐसे नहीं, जिनका एक नया विजन हो, जिसके अंदर एक नई ऊर्जा हो, जिसके अंदर एक नई सोच हो, देश को लेके, समाज को लेके, व्यक्ति विशेष को लेके, इंसानियत को लेके, वैसे तो हम युवा मानते हैं। ऐसा नहीं कि 50 साल का व्यक्ति है तो वो युवा नहीं, अगर उसके अंदर नई सोच है, नई ऊर्जा है, तो वो भी युवा है। तो युवा की परिभाषा ये नहीं है कि हम 20 साल के हैं, 25 साल से हैं। आपका सोच क्लियर होना चाहिए, सोच में नयापन होना चाहिए, ठीक है, और उस सोच से सिर्फ उस व्यक्ति को फायदा नहीं, अभी तो उस समाज को फायदा हो, आपके फ्रेंड सर्कल में जो लोग हो, आप जिस समाज से आते उसको फायदा हो, तभी जाके एक व्यक्ति से व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और ये विवेकानंद जी ने करके दिखाया। आजीवन अपना पूरा जीवन काल इन्होंने जनमानस के लिए लगाया, मानवता को कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। वो शिकागो का भाषण हो, ठीक है, वो परमहंस जी से इनकी ज्ञान की प्राप्ति हो, आप इनके जब पूरी जीवनी को पढ़ते हैं तो इनका एक भी क्षण ऐसा नहीं दिखेगा कि ये सिर्फ अपने लिए काम किया। इनका पूरा का पूरा जीवन दूसरों के लिए समर्पित था। तो ऐसे महान हस्ती कभी कभी ही आते हैं हमारे धरती पे, और आज का ये श्रद्धांजलि सभा या इनकी जो जयंती है, इन्हें पुष्प अर्पित करे या जो भी चीजें, ठीक है, वो तब जाके मतलब एक साक्षर मानी जाएगी, एक मतलब बोल सकते हैं कि एक सही रूप में मानी जाएगी जब हम इनके विजन से कुछ सीखेंगे। इनका मानना था कि युवा तब तक ना रुके जब तक उसकी लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए।
आज हमारे सामने कई युवा बैठे हैं, उन्हें लक्ष्य पता ही नहीं है हमें करना है। क्यों नहीं पता? क्योंकि आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति जो है वो कमजोर है। तो सबसे पहले तो उसको स्ट्रांग कीजिए, फिर अपने विजन को क्लियर कीजिए, मुझे करना क्या है। नहीं, जब तक तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त न हो जाए, जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी ही बड़ी जीत होगी। जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जगत का सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हमने अपने बचपन से आज तक सुनते आए हैं और आगे भी सुनते रहेंगे। ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनके द्वारा हमारा मार्गदर्शन आज तक होता आया है और आगे आने वाली पीढ़ियों का भी होता रहेगा। ये बातें किसी और के द्वारा नहीं, बल्कि हमारे परम पूजनीय स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कही गई बातें हैं, जिनके द्वारा हम सबका मार्गदर्शन होता है। आज 12 जनवरी 2025 स्वामी विवेकानंद जी की 162वीं जन्म वर्षगांठ पर और नेशनल यूथ डे पर हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए अपने विचारों को, अपने भावनाओं को स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर प्रस्तुत करने के लिए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के पहले मैं यहाँ बैठे सभी अतिथिगण, विद्यार्थी और प्यारे भाई बंधुओं का हार्दिक स्वागत करना चाहूंगा, उनका हार्दिक दिल से अभिनंदन करना चाहूंगा और उनका धन्यवाद करना चाहूंगा कि वो अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पहुंचे और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के पहले मैं आपका परिचय कराना चाहूंगा हमारे मुख्य अतिथिगणों से। हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर विजय मिश्रा सर। डॉक्टर विजय मिश्रा सर वर्तमान में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बड़ौदा महानगर के अध्यक्ष के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं और साथ ही साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं। सर ने पूर्व में एबीवीपी के संगठन मंत्री के दायित्व का निर्वहन किया है और साथ ही साथ भिन्न दायित्वों का निर्वहन करते आ रहे हैं। मैं विजय मिश्रा सर को पूरे सब परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो अपना कीमती समय निकाल हमारे बीच पहुंचे और हमें अपना समय दिया। एक बार जोरदार तालियों से अब मैं आपका परिचय कराना चाहूंगा हमारे अगले अतिथि अक्षय रवाड़ी जी। श्री अक्षय रवाड़ी जी वर्तमान में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विभाग संयोजक के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं और पूर्व में बड़ौदा महानगर मंत्री के दायित्व का निर्वहन कर चुके हैं। मैं पूरे एसएबी परिवार की तरफ से अक्षय रवाड़ी जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अब मैं आपको मिलवाना चाहूंगा हमारे एसएबी के अध्यक्ष श्री रविशंकर जी से। श्री रविशंकर जी वर्तमान में स्टूडेंट्स बिहार के अध्यक्ष और पूर्व में भिन्न दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं और साथ ही साथ यश चावड़ा जी जो कि हमारे दूसरवाली वकील हॉल के सीनियर हॉस्टल रिप्रेजेंटेटिव और पूर्व में हॉस्टल मॉनिटर के पद का निर्वहन कर चुके हैं। और मैं आपको मिलवाना चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत कीजिए समर्थ भट्ट जो कि वर्तमान में महानगर माफ कीजिएगा मुझे मैंने बोलने में कोई गलती कर दी हो तो जी आप उनका स्वागत किए। वर्तमान में महानगर एबीवीपी मंत्री और दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं और हमारे बीच अपना कीमती समय निकाल कर आए हैं। और साथ ही साथ आप जोरदार तालियों से स्वागत किए दर्शन भाई का जो कि वर्तमान में विस्तारक निर्वहन करते हैं। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा कि स्टेज पर यश चावड़ा जी आए और विजय मिश्रा सर को सम्मानित करें और साथ ही साथ रविशंकर भी आए और अक्षय रवाड़ी जी को सम्मानित करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें। मैं अनुरोध करूंगा कि अंकित स्टेज पर आए और यश रवाड़ा जी को सम्मानित करें।
शब्द रहकर हमारा मार्गदर्शन करें। एक बार जोरदार ताली से और 12 जनवरी नेशनल यूथ डे, सभी लोग ने स्टोरी रखी होगी, सभी लोगों ने कहीं पर देखा भी होगा, पर इनमें से कई लोग होंगे जिसको पता नहीं है कि नेशनल यूथ डे क्यों मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद क्या थे, उन्होंने समाज के लिए क्या किया है, वो किसी को पता नहीं है। सब लोग स्टोरियां डालते रहते हैं, नेशनल यूथ डे है, दिल्ली में भी नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ा कार्यक्रम किया होगा। तो हमारे से युवाओं को दिखाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, तो वो स्वामी विवेकानंद कैसे थे, उन्होंने क्या क्या किया हमारे लिए, तब जाके युवाओं की इतनी बड़ी भूमिका हुई है। बोला जाता है सबसे ज्यादा युवा भारत देश में है, पर कई युवा है वो खराब रास्ते चले गए, किसी को उसकी दिशा पता नहीं है। तो एक दिशा दिखाने का काम सालों पहले इन्होंने किया, वो सब लोग हम भूल गए। तो आज हमको ये सौभाग्य मिला कि एनबी हॉल में आके सभी युवा एमएस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, जो बाहर से आके हुए अपने भविष्य को उज्जवल करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। तो आज जो मौका मिला हमको, उनके लिए हम आप सबका धन्यवाद चाहता हूँ। जीबी भाई और यश भाई और हॉस्टल के सभी स्टूडेंट ने जिन्होंने ये व्यवस्था की। और ऐसा बोला जाता है कि अच्छे काम करने की शुरुआत छोटे से करनी पड़ती है। जैसे आज हम अच्छा काम करने के लिए निकले हैं, तो आज इतने कम मार्क्स में बैठे हुए, इसमें से आप लोग कल अगले साल याद आएगा तो इससे बड़ा कार्यक्रम होगा। तो आज अपने ही छोटे कमरे में बैठे हैं, तो इसमें से कई युवा जो इकट्ठा हो जाएंगे, कई युवा की सोच चेंज हो जाएगी। तो अगली 12 जनवरी को ये पूरी सब जितनी भी हॉस्टल है वो सब इकट्ठा करने का काम हमारे से युवाओं के अंदर है। तो हर युवा को इकट्ठा होके आगे जाना है और सबको एक लेके समाज को आगे लेके जाना है, देश को आगे बढ़ाने का काम हमारा है। तो ऐसे ही सब युवाओं को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रमों करके देश को और समाज को आगे बढ़ाने के लिए सौभाग्य काम कर रही है। तो उसमें और आपने सौभाग्य दिया, आप सहभागी हुए, तो हम आगे बढ़ के ही समाज को आगे ले जाएंगे। और ज्यादा ना बोलते, हमारे पास जो विजय भाई मिश्रा उपस्थित है वो एक प्रोफेसर है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के प्राध्यापक है। तो वो हमको पूर्ण बताएंगे कि स्वामी विवेकानंद का जन्म से क्या क्या उन्होंने किया और देश के लिए क्या किया। मैं आपका समय पर ज्यादा नहीं बिगाड़ूंगा, कहीं किसी लोगों की एग्जाम चल रही है और बहुत टाइम भी हो गया, तो मैं विजय भाई से विनती करूंगा कि वो स्वामी विवेकानंद का जीवन चरित्र आपको समझाएंगे और ज्यादा समय आपका नहीं लगेगा। तो शांत मन से सुनना है। आज किसी ने आकर बिठा दिया है तो बैठ गए, ऐसा नहीं है। समाज के लिए इकट्ठा हुए, देश के लिए इकट्ठा हुए, तो तन मन लगा के इधर बैठना है। तो विजय भाई से विनती सभी को नमस्ते। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो महापुरुष के रूप में अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा सिर्फ मानना है कि पोस्टरों पे नहीं, आप कोई भी कार्यक्रम में जाइए तो 2 फोटो आपको देखने को मिलेगा, पहला स्वामी विवेकानंद का और दूसरा सरस्वती माता का। एक विद्या की देवी है, दूसरे युवाओं की प्रेरणा स्रोत। तो आप में से कितने लोगों को ये लगता है कि विद्यार्थी स्वामी विवेकानंद युवाओं के प्रेरणा स्रोत क्यों हो सकते हैं? हमारे देश में बहुत सारे महापुरुष हुए, भगत सिंह से लेके चंद्रशेखर आजाद से लेके सुभाष चंद्र बोस से लेके सब इतने सारे हैं महापुरुष है जिन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन में बहुत योगदान दिया है, शहादत दिया है। इसके बाद भी हम स्वामी विवेकानंद को ही युवाओं का प्रेरणा का स्रोत क्यों मानते हैं? कोई बता सकता है आप लोगों को? स्वामी विवेकानंद जी का जीवन चरित्र आप देखो, बहुत साधारण परिवार में जन्म हुआ था। आप रोमा ने उनकी एक जीवन चरित्र लिखा है, उनकी क्या बोले बायोग्राफी लिखा है। उसमें उन्होंने बताया है कि कैसे उनका जो संघर्ष, उनके पिताजी का जब देहांत हो जाता है उसके बाद में कैसे संघर्ष से वो आगे बढ़ते हैं। वो बाहर जाते हैं खाने, तो भूखे आते हैं और घर में खाना कम होता है, इसलिए अपनी माँ से बोलते हैं कि मैं दोस्त के साथ खा के आ गया हूँ। तो ये संघर्ष मतलब किसी महापुरुष का जयंती मनाना मतलब ये नहीं है कि उनका पुष्पांजलि किया चले गए, उसमें से कुछ सीखना चाहिए। तो हमारे में से बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसे संघर्ष के समय आते हैं, तो ऐसे महापुरुषों के जीवन चरित्र से हमको सीखने को मिलता है। वो उन्होंने संघर्ष में कैसे अपना जीवन किया और कैसे उसके बाद भी देश का नाम कहाँ पर रोशन किया। अभी आए अगर परिस्थितियों के ऊपर आए, विवेकानंद जी के जीवन चरित्र के ऊपर अगर बात करें, सबको पता है कि कब उनका जन्म हुआ, 1863 में
12 अक्टूबर को हुआ, और तब 12 अक्टूबर को मकर संक्रांति हुआ करती थी। तब उनका जन्म हुआ, परिस्थितियां मैंने बताई, उनके पिताजी लॉयर थे, पर उनके डेथ के बाद में पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं रही, इसलिए उनको इतना संघर्ष करना पड़ा। इसके बाद भी जो एक क्यों युवाओं का प्रेरणा स्रोत उनको बोला जाता है, तो उनके जीवन चरित्र से एक चीज और देख सकते हैं। जब वो अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस जी के पास जाते हैं तो गुरु से सवाल करते हैं। हमारे में कितने लोग हैं ऐसे जो हर चीज को लॉजिकली सोचते हैं, लॉजिकली सोच, हर चीज को एक रेशनल और लॉजिकल होकर सोचना। गुरु है तो गुरु ने बोल दिया, हमने मान लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज एकेडमिक में अगर बात करें तो आज भी वही स्थिति है कि टीचर आता है और कुछ चीजें बता के चला जाता है, उसी को हम सही मान लेते हैं। हम अपने से कितना स्टडी करते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का एक लक्ष्य ये हो गया, जो संघर्ष करते हैं आज भी, वो आज भी IAS IPS अच्छे जगह पे जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स का विजन क्या है, एग्जाम का दिन आया तो लास्ट डेट क्या है पहले ये देखते हैं। फिर क्या देखते हैं कि हमको पास करने के लिए क्या क्या पढ़ने से हम पास हो जाएंगे, ये देखते हैं। इससे आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो इसके लिए विवेकानंद जी, और यही कारण है कि जो स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर एक आजकल एक क्या बोले एकेडमिक में जो ढल रहा है, वो दो चीजें। एक तो उनका एक कथन है गीता को लेके, या फुटबॉल खेलो, गीता पढ़ने से ज्यादा अच्छा फुटबॉल खेलो। तो एक उसके ऊपर फोकस करते हैं। दूसरा, क्यों उसके ऊपर फोकस करने का रीजन क्या है, क्योंकि उनके विचारधारा से मेल खाता है, लेकिन उनकी पूरे स्टेटमेंट ऐसे नहीं है कि फुटबॉल खेलो, गीता नहीं पढ़ो। मतलब फुटबॉल खेल, क्योंकि जब देश गुलाम था, उनके ऊपर ये आरोप लगता है कि उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को योगदान नहीं दिया, लेकिन उन्होंने युवाओं को प्रेरणा देने का काम किया। और आप एक संदीप दास करके बहुत बड़े स्वामी विवेकानंद के ऊपर रिसर्च किया है, उन्होंने लिखा है कि उनका एक कोटेशन था कि स्वराज इज द सॉन्ग ऑफ सोल। और जब उन्होंने ये बोला था कि अगले 100 साल में हमारा देश आजाद हो जाएगा, जब शिकागो में अगले 50 साल में, शिकागो में 1897 में उन्होंने बोला कि हमारा देश अगले 50 साल में देश आजाद होगा। और आप देखो कब देश आजाद हुआ था, 1947 में, 15 अगस्त 1947 को, ठीक 50 साल बाद हुआ था। उसके पहले उन्होंने क्या किया, लोगों में जागरण का काम किया। समाज में जो छुआछूत, भेदभाव स्थिति थी, आज एबीवीपी समरसता दिवस मनाती है पूरे देश में, तो बहुत सारे लोग संघ से भी को जानते होंगे, समरसता दिवस मनाते हैं। तो ये क्या विवेकानंद जी का विजन था कि जब देश समरस होगा तो अपने आप लोग अपना अधिकार ले लेंगे। उन्होंने लोगों को अवेयर करने का काम किया। तो स्वराज इज द सॉन्ग ऑफ सोल, मतलब हमने मन में मान लिया कि हम आजाद हैं, तो हम आजाद हो गए। और उसका प्रसंग, उसके यही कारण था कि चाहे कोई भी स्वतंत्रता सेनानी हो, खास करके मैं नाम बताऊंगा कि सुभाष चंद्र बोस का, तो स्वामी जी का फोटो लेके घूमते थे अपने पास में। और एक प्रसंग आप सबको पता होगा कि उस समय जो IAS IPS होता था, उसमें ICS हुआ करता था। उनको जॉब मिला था, वो इंग्लैंड से जब रिजाइन करके वापस आ रहे थे, उनको लोग स्वागत करने गए। बोर्ड पे जब लोग उनके स्वागत के लिए गए तो उन्होंने संख्या देखी तो बोला कि ये देश आजाद हो गया है, क्योंकि लोग स्वतंत्र मन से वहां पहुंचे थे। तो स्वामी विवेकानंद जी ने वो भूमिका बनाया कि कैसे देश को आजाद किया जा सकता है। फिर एक और चीज है, स्वामी जब सामाजिक परिस्थिति उस समय देखे तो दुनिया भर में एक विचार फैल रहा था जो नास्तिकता का विचार था। उसके प्रकोप को हम सब लोग देख रहे हैं कि कहीं नक्सलवाद, कहीं आतंकवाद, ये सब फैल रहा है। और वैसी चीजों को जस्टिफाई करने वाली वो विचारधारा थी। भाई आतंकवादी क्यों हुआ, तो उसको कोई प्रॉब्लम हुआ होगा इसलिए आतंकवादी हो गया। अभी उसको शिक्षा की कमी थी इसलिए वो आतंकवादी हो गया, वो गरीब था इसलिए आतंकवादी हो गया। लेकिन भारत के, दुनिया के कोई भी बड़े आतंकवादी का आप शिक्षा देख लीजिए तो कोई इंजीनियर था, कोई साइंस पढ़ के आया था। ओसामा बिन लादेन इंजीनियरिंग का छात्र था। पर ये जो वो विचारधारा उस समय पनप रही थी जो नास्तिकता का विचार था, विवेकानंद जी ने उस समय पे इस तरह की बातें जो गीता के ऊपर बात करी, तो पूरी बात ये थी कि आप अपने आप को मजबूत बनाइए। गीता को समझने के लिए आपको शक्तिशाली होना जरूरी होगा। गीता को समझना इतना आसान नहीं है। तो बहुत सारे लोग, विनोबा भावे का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने गीता ही लिखा, मतलब मराठी में आई का मतलब माँ होता है, तो गीता को माता मानते थे। और उन्होंने गीता को जो हमारे शरीर के अंदर, हमारे मन में जो द्वंद होता है उसकी लड़ाई बताई है। तो जनरली जो नास्तिक विचार के लोग बोले कि गीता मतलब हिंसा की बात करता है,
लेकिन विनोबा भावे ये बोलते कि उससे बड़ा अहिंसा का दर्शन है ही नहीं। तो स्वामी विवेकानंद ने मजबूत बनने के लिए, आप फुटबॉल खेलोगे तो आप मजबूत बनोगे, वो उनके आप कोटेशन देख लीजिए। मजबूत होना क्यों जरूरी है? आपके सामने जो शत्रु है उससे लड़ने के लिए भी आपको मजबूत होना होगा। और खेल से क्या होता है, संपूर्ण व्यक्ति का संपूर्ण विकास खेल के बगैर नहीं हो सकता है, क्योंकि मन की शांति चाहिए। आपको अगर दिन में थकान नहीं होगा तो रात में नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी तो पूरा सर्कल बिगड़ जाता है और फिर आपका पढ़ाई बाधित होता है। इसलिए उन्होंने ये बातें बोली और पूरी बात ये बोली कि मैंने सब 2 साल से मैं लगभग ये देख रहा हूँ, ज्यादातर जो लेफ्ट के लोग हैं वो यही चलाते हैं कि उन्होंने लिखा कि गीता पढ़ने से अच्छा फुटबॉल खेलो, लेकिन उन्होंने पूरी बात ये लिखी कि गीता खेल फुटबॉल, इससे क्या होगा कि आपका शारीरिक और मानसिक विकास होगा और गीता को आप समझ पाएंगे। जब वो वास्को डी गामा भारत आया था तो उसने भी यही देखा था कि भारत में सब लोग इतने, वास्को डी गामा से लेके मैकोले तक जब भारत में आते हैं सबको यही दिखता है कि भारत में कोई गरीब नहीं था, कोई भूखा नहीं था, क्योंकि उस समय जिस चीज को हम जाति व्यवस्था के रूप में जोड़ के देखते हैं वो जाति व्यवस्था से कैसा था, परस्पर सहयोग की भावना थी। जाति व्यवस्था में कोई शोषणकारी व्यवस्था नहीं थी वो, या कोई ऊंच नीच या कोई छुआछूत वाली व्यवस्था नहीं थी। इसलिए देश में क्या था, सब एक परस्पर सहयोग के कारण देश आगे था। जो बहुत सारे जो उस समय जो इंडस मेडिसिन लिखता है कि भारत की का जो अर्थव्यवस्था, जो भारत का दुनिया के जीडीपी में योगदान था वो 25% से ऊपर था। भारत के भी कई सारे ऐसे राइटर, रजनी पामदत्त, ये सब लोग यही लिखते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत थी कि जीडीपी में उसका योगदान 30% तक भी बताते हैं लोग। तो उसका रीजन क्या था, ये परस्पर सहयोग की भावना। और उस समय जो देश में गुलामी, देश में जो विदेशी आक्रमण हुए उसमें ये व्यवस्थाएं टूटती गई, हमारे यहाँ गुरुकुल सिस्टम था वो टूटती गई। तो विवेकानंद जी ने उसी चीज के ऊपर फोकस किया कि पहले लोग मजबूत हो, अपने धर्मशास्त्रों को समझे, क्योंकि उन लोगों का ये मानना था कि ये धर्मशास्त्र और जो गुरुकुल सिस्टम और इनका जो अध्यात्म है यही सबसे, जो इनका मजबूती का राज है ये यही है, इसलिए इसके ऊपर आघात करो। इसलिए गुरुकुल पे पहले टैक्स लगाया गया, इस तरह से गुरुकुल बंद हुए। तो विवेकानंद जी को समझना है कि जो युवाओं के उनके शब्द है उस समय के, वो बोलते हैं वीकनेस, स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। अगर आप कमजोर हैं तो मरे के समान है, जहां तक वो बोलते हैं। बाकी अभी उन्होंने बताया कि आपको अपने जीवन का एक ध्येय होना चाहिए और उसके लिए ही जीना है, उसके लिए ही मरना है, तब आप उस ध्येय तक पहुंचोगे। मैंने शुरू में बोला कि आप सबका एक लक्ष्य होना चाहिए। युवा मतलब किसी के पास लक्ष्य, कोई 80 साल का व्यक्ति, आज मोदी जी 75 ईयर्स के होने वाले हैं, फिर भी उनके अंदर जो ऊर्जा है वो आपको बहुत सारे 18-20 साल के लड़कों में नहीं दिखेगा। उसका रीजन क्या है, उसके पास कोई लक्ष्य नहीं, उसके पास कोई ध्येय नहीं है, ये कारण है। और कि युवाओं की प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी को मानते हैं। तो बात ज्यादा हो गई है, सब आप लोग यहाँ बैठे हैं, मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद। इतना ही बात करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर, सर का भी और अक्षरवाणी जी का भी, कि हमारे बीच आए, अपनी बात रखी और हमारा मार्गदर्शन किया। सर आपकी बातें हमारे युवाओं को जरूर बहुत प्रेरित करेंगी। बहुत फिर से जोरदार ताली।